Hello everyone, a very good evening to all of you. Good afternoon to all of you. And यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल बी से कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि आपको जैसा पता है कि मॉड्यूल बी काफी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और एबीएम में टोटल आपके 4 मॉड्यूल है, ठीक है ना। 4 मॉड्यूल है एबीएम में और आप देख सकते हैं कि आज आपका डेमो क्लास भी है रात में 10 से 11, तो 10 to 11 PM आपका आज डेमो भी जाने वाला है और वहां पर मैं एबीएम स्टार्ट करूंगी आपका मॉड्यूल। और इसमें यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है मॉड्यूल बी से ही लिया है, जोहारी विंडो से। काफी इंपॉर्टेंट है जोहारी विंडो, क्योंकि जोहारी विंडो से लास्ट ईयर आपका एक क्वेश्चन आया था, दैट वाज केस स्टडी क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर। तो हर बार कम से कम यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर और इनफैक्ट मैक्सिमम 5 नंबर जो है वो आपके यहाँ से पक्के पक्के है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से आपका आता सकता है, राइट। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था अभी जून के एग्जाम में, वो आया था आपका कि किसने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो नाम है यहाँ पे जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंगम, ठीक है, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, राइट। जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंगम, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको अभी बताऊंगी एक्सप्लेन करके कि एग्जैक्टली जोहारी विंडो है क्या, ठीक है। देखिए जोहारी विंडो में टोटल यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए जो है ये आपका एरिना क्वाड्रेंट है। एरिना का क्या मतलब होता है, यहाँ पे एरिना का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन जो मुझे भी पता है और दूसरों को भी पता है मेरे बारे में, ठीक है। बी का मतलब है यहाँ पे ब्लाइंड, राइट। ब्लाइंड का मतलब क्या है, मेरे आंखों पे पट्टी बंधी है, मतलब ये वो इंफॉर्मेशन है जो मुझे नहीं पता, ठीक है, बट दूसरे मेरे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या इंफॉर्मेशन आपकी आती है कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो दूसरे मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज द ब्लाइंड, ठीक है, बट मुझे नहीं पता। सी का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज क्लोज्ड। क्लोज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्लोज का मतलब है ये वो इंफॉर्मेशन है जो हिडन रहती है, ठीक है, छुपी हुई। हिडन का मतलब क्या है, ये वो इंफॉर्मेशन है जो मुझे पता है बट मैं दूसरों को बताना नहीं चाहती, मैं हिडन करके रखना चाहती हूँ, ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन है, राइट। और डी का मतलब है यहाँ पे आपका दैट इज डार्क एरिया, मतलब ये वो इंफॉर्मेशन है जो दूसरों को भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता, ठीक है, किसी को भी नहीं पता। तो दैट इज ए बी सी डी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका जोहारी मॉडल में कि इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ दैट अदर नो इन अ ग्रुप बट यू विल बी अनअवेयर अबाउट इट, ठीक है। आप अनअवेयर है कंप्लीटली, आपको नहीं पता और दूसरों को नहीं पता, यू आर अनअवेयर बट दूसरों को पता है आपके बारे में, ठीक है। देखिए एरिना में क्या होता है, एरिना में आपका नेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब आपका लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत होती है, ठीक है, आप फीडबैक लेते हैं, बातचीत करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी ओपन रहती है लोगों के साथ। ब्लाइंड में क्या होता है, आपका नेचर होता है बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का, आप दूसरे लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते, फीडबैक नहीं लेते। तो इसमें क्या होता है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन काफी कुछ लोग तो जानते हैं बट आप खुद नहीं जानते, ठीक है। और सी का मतलब क्या है, हिडन एरिया। इसमें क्या है, आप पार्शली इंट्रोवर्ट होते हैं, पार्शली मतलब कि आप वो इंफॉर्मेशन छुपा के रखते हैं जो आप नहीं बताना चाहते। और फिर आता है डार्क एरिया, इसमें वो होता है कि आपको खुद को भी नहीं पता और दूसरों को भी नहीं पता। बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर है दैट इज ब्लाइंड, ठीक है। ब्लाइंड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कि ये वो इंफॉर्मेशन है कि अदर नो इन अ ग्रुप बट यू विल बी अनअवेयर अबाउट इट, आपको नहीं पता पर दूसरों को पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैट स्टैंड फॉर RAT, ये जो टेक्निक है ये एकदम जॉब इवेल्यूशन की तरह ही है। पहला ऑप्शन है रोल एडिकेसी टेक्निक, दूसरा है रोल एप्रिसिएशन, तीसरा है रोल अप्रेजल,
फोर्थ है रोल एनालिसिस टेक्निक। बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर, विच वन इज द राइट आंसर? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रोल एनालिसिस टेक्निक का क्या मतलब है। रोल एनालिसिस टेक्निक का मतलब है ये कंप्लीटली आपका जॉब इवैल्यूएशन की तरह ही होती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन दी रूल। ठीक है, बेसिकली हम इसमें कंपैरिजन करते हैं बिटवीन दी रूल्स, राइट, डिफरेंट रूल्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी रैट का मतलब है दैट इज रोल एनालिसिस टेक्निक, राइट। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन डिफरेंट रोल, या तो सेम ऑर्गेनाइजेशन में, ज्यादातर सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट ईयर जून में यहाँ पे क्वेश्चन आया था, जून सीआईबी एग्जाम में लास्ट ईयर, कि रैट का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज रोल एनालिसिस टेक्निक। ठीक है, जैसे हम जॉब एनालिसिस करते हैं या फिर हम जॉब इवैल्यूएशन करते हैं, यहाँ पर हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन दी डिफरेंट टाइप ऑफ रोल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग, राइट। तो यहाँ पे इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से है, क्योंकि एरिक बर्न ने दिया है। ठीक है, एरिक बर्न ने, अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जब हम किसी से इंटरेक्शन करते हैं, जब ए इंटरेक्शन करता है बी से, तो क्या होता है उस केस में, उस केस में यहाँ पे जब ए बी से इंटरेक्शन कर रहा होता है, राइट, उस केस में यहाँ पे हमारी जो एक माइंड स्टेट होती है वो कई बार या तो एडल्ट की होती है, कई बार चाइल्ड की होती है, कई बार पेरेंट की होती है। ठीक है, इनमें से एक होती है। नॉर्मली जब हम एज अ एडल्ट बात करते हैं तो हमारा बिहेवियर काफी लॉजिकल होता है। ठीक है, हम सामने वाले को देख परख के प्रॉपरली तब रिएक्ट करते हैं, ना, लॉजिकल बिहेवियर। चाइल्ड में क्या होता है, हमारा बिहेवियर बहुत इम्पल्सिव होता है। इम्पल्सिव मतलब कि हम कुछ भी सोच समझ के रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव टाइप होते हैं, तुरंत रिएक्शन अपना देते हैं। पेरेंट में क्या होता है, हमारा बिहेवियर थोड़ा क्रिटिकल या नर्चरिंग टाइप का होता है, जैसे हर चीज में सही गलत ये सारी चीजें निकाल, राइट। तो देखिए जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं, बहुत डिपेंड करता है कि सामने वाले की मेंटल स्टेट किस तरीके की, एडल्ट की है, पेरेंट की है, या चाइल्ड की है ना। अगर मैं आपसे नॉर्मली एक बातचीत कर रही हूँ कि आज खाने में क्या बना है, आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ, आज खाने में ये बना है। पर अगर आपका आंसर एकदम उल्टा टाइप का होगा, इट विल बी अ क्रॉस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्रॉस और कॉम्प्लीमेंट्री दो चीजें होती हैं। अगर सामने वाले का जवाब सीधा होता है तो हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। ठीक है, पर अगर सामने वाले का जवाब बहुत ज्यादा उल्टा होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस ट्रांजेक्शन, और इसमें आने वाली जो बातचीत होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही, तो यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा उल्टा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो एक आंसर होता है वो बहुत ज्यादा ब्लॉक हो जाता है, ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द चाइल्ड ईगो स्टेट मेनली कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस इट, द एडल्ट ईगो स्टेट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी, curiosity and reaction to other, or the parent ego state mainly regulate behavior and nurture it। ठीक है, तो विच वन इज द राइट आंसर, बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर इसमें आपका। इसमें आपका राइट आंसर आएगा दैट इज सी, क्योंकि देखिए चाइल्ड और ये उल्टा कर दिया। चाइल्ड का मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव रहते हैं, बहुत ज्यादा इनोवेटिव रहते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। बट चाइल्ड में क्या होता है, आपका चाइल्ड ईगो से एडल्ट वाली में
एडल्ट में आप पहले सोचते हैं, समझते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर आप प्रोसेस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं सोच समझ के, अपना दिमाग अप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी जून में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ईआई। पहले मैं ईआई बताऊंगी कि ईआई होता क्या है, फिर हम इसके 5 कंपोनेंट। देखिए, मॉड्यूल बी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, आपको याद करने वाली काफी चीजें हैं। अगर आपने याद नहीं करा ठीक से तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो मेमोरी आपको अपनी यहाँ पे बहुत अच्छी रखनी है, कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज, तभी आप रिटेन कर पाओगे। आर आर, एक आर और ऐड कर दूंगी मैं, तो यहाँ पे जब आप रिवाइज करेंगे तभी आप रिटेन कर पाएंगे। ठीक है, राइट। ईआई का देखिए क्या मतलब होता है, ईआई का मतलब होता है कि आप अपने इमोशन को कितना अच्छे से समझते हैं और आप सामने वाले की इमोशन को भी कितना अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, मतलब ईआई इज ऑल अबाउट योर कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर इमोशन एंड द अदर पर्सन्स इमोशन एज वेल। ठीक है, कि आप अपने इमोशन को और आप दूसरे के इमोशन को कितना अच्छे से समझ पाते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए, ईआई के टोटल आपके यहाँ पे 5 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है आपका सेल्फ अवेयरनेस, 3 तो आपके सेल्फ से स्टार्ट है, तो ये थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरा है सेल्फ मोटिवेशन, तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन, चौथा है एम्पैथी, और पांचवा है आपका सोशल स्किल्स। ठीक है, पहला कंपोनेंट देखिए क्या है, पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि आपको अपने बारे में कितना पता है, आपको अपने इमोशन कितना अच्छे से पता है कि आपको कब गुस्सा आता है, आप कब खुश होते हो। ठीक है, मतलब आपको आपके बारे में कितना पता है। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कि आप अपने आप को कितना मोटिवेट रख पाते हो। रेगुलेशन का मतलब है जैसे आपको किसी दिन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप ब्रांच में गए हैं और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, पर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको खुद को कंट्रोल में रखना है, रेगुलेट करके रखना है। ठीक है, जैसे अपने मूड को रेगुलेट करना है। एम्पैथी का मतलब होता है, जैसे सिंपैथी होता है ना, सहानुभूति, वैसे ही एम्पैथी भी होता है। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं एम्पैथी में, राइट। एम्पैथी में हम ज्यादातर यहाँ पर इमोशनल मेकअप करते हैं दूसरों का। मेकअप का मतलब क्या है, मेकअप क्या होता है, नॉर्मली सुधारना किसी को, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे किसी का मूड खराब है तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप सामने वाले के मूड को आप चेंज कर पाओ। जैसे बहुत गुस्से में है वो, आप भी अगर उससे बहुत गुस्से में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो और गुस्से में हो सकता है, तो वहां पे आपको पोलाइट बिहेवियर रखना है। लास्ट है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स मतलब कि आप कितना अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच में अपनी रैपो को बिल्ड कर लेते हैं। मतलब आपके रिलेशन लोगों जैसे होता है ना, किसी का नेचर बहुत घुलने मिलने वाले टाइप का होता है ना, कि पहली बार मिलता है और आपको लगेगा कि काफी दिनों से जानते हैं। वैसी स्किल्स आप में ईआई के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन, इम्पैक्ट, ये तीनों कंपोनेंट है, बट टेक्निकल स्किल्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दैट इज व्हाट इज इड। ये क्वेश्चन मैंने लिया है फ्रॉइड की थ्योरी से। ठीक है, फ्रॉइड की, सिगमंड फ्रॉइड बहुत फेमस साइकोलॉजिकल गुरु रहे हैं ये एक्चुअली, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है इड का मतलब, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, देखिए फ्रॉइड ने बताया है कि एक ह्यूमन माइंड में ऑलवेज, दिस इज अ ह्यूमन माइंड, 3 चीजें चलती हैं। एक है इड, एक है ईगो, और एक है यहाँ पे सुपर ईगो। ठीक है, अब इड का मतलब क्या है, ये कुछ कुछ आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से काफी रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है बताती हूँ।
इड का मतलब होता है थोड़ा बहुत चाइल्डिश टाइप का बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर, ठीक है, तुरंत किसी भी चीज पर रिएक्ट करना, बिल्कुल भी सोचना नहीं, समझना नहीं, तुरंत रिएक्ट करना। ईगो इज लाइक योर एडल्ट बिहेवियर, लॉजिकल बिहेवियर, सोच समझ के आंसर देना। सुपर ईगो का मतलब है दैट इज योर पेरेंट लाइक बिहेवियर, ठीक, सुपर ईगो दैट इज। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, part of the psyche that control impulses, part of the psyche that reduce anxiety, a description of the innate intellectual need, part of the psyche that control our morals. Okay? बताइए what can be the right answer? देखिए इड जो है वो आपका कुछ कुछ चाइल्डिश टाइप का बिहेवियर है ना, मतलब बिना सोचे समझे और रिएक्शन देना, ठीक है। तो यहाँ पे इड का मतलब है यहाँ पे दैट कंट्रोल योर इम्पल्स, तो जितना आप इड को कंट्रोल में रखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। बीइंग इंट्यूटिव, क्रिएटिव एंड इमोशनल इज कंट्रोल बाय, ये क्वेश्चन देखिए वैसे बैंक से का कोई भी रिलेशन नहीं है, पर ये क्वेश्चन आपका आईआईबीएफ को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो हर बार आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे तो आपको याद ही करना पड़ेगा काफी सारी चीजें, हर बार ये क्वेश्चन आता है, काफी रटा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ऑफ कोर्स बैंक से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, बट आता जरूर है। देखिए राइट हेमिस्फीयर जो होता है ना ब्रेन का, इसको आप ऐसे याद रखना कि इसमें आपकी सारी माइंड से रिलेटेड चीजें आती है, ठीक है। राइट हेमिस्फीयर जो है आपका, ये आपका सॉरी क्रिएटिविटी, परसेप्शन, आर्टिस्टिक, नेचर, बीइंग, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हार्ट रिलेटेड चीजें आती है, और ये आपकी थोड़ा सा ब्रेन से रिलेटेड जाता है, मतलब आप इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखना, this is related to heart and this is related to right brain, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑफ कोर्स इन दोनों में से ही एक है। यहाँ पे क्वेश्चन है बीइंग इंट्यूटिव, राइट, क्रिएटिव एंड इमोशनल इज कंट्रोल्ड बाय विच हेमिस्फीयर, तो आंसर है आपका राइट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो ज्यादातर लॉजिकल चीजों को कंट्रोल में करता है, लॉजिकल, एनालिटिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें। अगला देखिए क्वेश्चन, रेबल हाइपोथेसिस, ये क्वेश्चन भी जून में आया था 2023 में। इसको हम कई बार रैशनल इकोनॉमिक व्यू भी कहते हैं और टेलरिज्म भी कहते हैं और साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। रेबल हाइपोथेसिस ये दिया है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। इन्होंने देखिए क्या कहा है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, इन्होंने ये कहा है कि किसी भी पर्सन को अगर आपको मोटिवेट करना है, आप उसे अच्छी सैलरी दो और वो मोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इंसेंटिव दो, अच्छी सैलरी दो, मतलब बेसिकली मनी दो। इन्होंने एक्चुअली जो बाकी की चीजें है ना उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जैसे सोशल कॉन्टेक्ट है या फिर और भी चीजें, उसके ऊपर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इन्होंने केवल एक चीज पे ध्यान दिया है कि आप पैसा दो, मनी दो और वो आपके लिए काम कर लेंगे, है ना। जो आपके वर्कर है उनको आप अच्छी ट्रेनिंग दो, उनके ऊपर पैसा खर्च करो, उनको आप सैलरी दो, भले ही कुछ भी हो रहा, सोशल कॉन्टैक्ट, बिलोंगिंगनेस, इमोशनल, कुछ भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो इनको कई बार ये भी कहा गया, इन्होंने डीह्यूमनाइज किया है वर्कर को, ठीक है। ऐसा काफी सारे मैनेजमेंट गुरु ने इनके बारे में कहा, क्योंकि इन्होंने बस ये बोला कि भाई पैसा दो और वर्कर आपके लिए काम करेंगे। इस थ्योरी को हम कहते हैं रेबल हाइपोथेसिस। ऑफ कोर्स आंसर आपका सी है, पर ये क्वेश्चन आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से भी आ सकता है, राइट, और ये क्वेश्चन आपका इवन रेबल हाइपोथेसिस के नाम से भी आ सकता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कंसिडरिंग the concern expressed over the persistence of willful default in the financial system in the 8th report of the Parliament Standing Committee on Finance on Financial Institutions, the Reserve Bank of India, in consultation with the Government of India, constituted in May 21 a working group on willful defaulter under the chairmanship of Shri S.S. Kohli, the then chairman of the Indian Banking Association, for examining some of the recommendation of the committee. The group submitted its report in November 2001. The recommendation of the were further examined by an in-house working group constituted by Reserve Bank. According to the bank's
accordingly, the banks and financial institutions are advised on May 30, 2002 for implementing with immediate effect these recommendations. ठीक है? First one, which among the following is true with respect to willful default? The unit has defaulted in meeting its repayment obligation to the lender even when it has the capacity to honor the said obligation. The unit has defaulted in meeting its repayment obligation to the lender and has not utilized the finance from the lender for the specific purpose for which finance was availed of but has diverted the fund for other purposes. The unit has defaulted in meeting its repayment obligation to the lender and is simplifying of the funds so that the funds have not been utilized for the specific purpose for which finance was availed of, nor are the funds available with the unit in the form of other asset, all of the above. See, अंकित मॉड्यूल वाइज इसलिए टफ है ना, बिकॉज हर मॉड्यूल में से केस स्टडी नहीं आता, राइट? मैक्स 12 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर्स बहुत सारे हैं, सो जो इंपॉर्टेंट है लेट्स डू दैट. क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड. सो आंसर हियर इज नंबर 1. पहले समझ लेते हैं. आई थिंक ऑप्शंस बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा, सो आई विल डू वन थिंग. आप लोग ऑफिसर अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप में कनेक्टेड है, राइट? सो आई विल सेंड दिस एज अ पीडीएफ ऑल्सो, जिससे आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने को मिल जाए. सो द क्वेश्चन इज द यूनिट हैज डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स रीपेमेंट. यानी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो पेमेंट कर सकती थी, फिर भी उन्होंने मतलब वो कैपेसिटी में थे पेमेंट करने के लिए, फिर भी नहीं करा. दूसरा, द यूनिट हैज डिफॉल्टेड इन मीटिंग इट्स रीपेमेंट ऑब्लिगेशन टू लेंडर and has not utilized the finance from the lender for the specific purpose for which finance was availed of, but has diverted the fund for other purpose. दूसरा, they are saying कि उन्होंने जो फंड है ना वो उस पर्पस के लिए यूज नहीं करा जिस पर्पस के लिए उन्होंने लेंडर से अवेल किया था. The unit has defaulted in meeting its repayment obligation to the lender, and उन्होंने क्या करा है, फंड को स्पेसिफिक पर्पस से नहीं यूज करा, जिसकी वजह से राइट जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इम्पैक्ट हुई है. ठीक है, all of these is the right answer. दो why I am explaining you all these points कि अगर इनमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाता है you will be able to answer it. ठीक है, तो डाइवर्जन करा हो या फिर आपने पर्पस को किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेक हेल्थ पे आ गई है, ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन दी विलफुल डिफॉल्टर कैटेगरी. तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, राइट? सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव. दैट इज दी लास्ट ऑप्शन. आई होप दिस इज क्लियर. सो विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर एंड विलफुल डिफॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में 2020 में. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ रिकलेक्टेड क्वेश्चन ऑफ 2020. यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट वन, all the borrowers identified as willful defaulters or the promoters involved in diversion or simpling of funds will attract the penalty if the willful default is more than 50 lakh, 25 lakh, 30 lakh और 40 lakh. So अगर outstanding amount कितने से ज़्यादा है, right, तो आपको penalty या penalty measures आपके ऊपर applicable हो जाएंगे. 50, 25, 30, 40. Right answer will be 25 lakh. So it will be impacted if the outstanding amount is more than 25 lakh. Correct? Next one. A lending institution can consider publication of the photograph of only the borrower who has been of only the borrower who have been declared as willful defaulter following the mechanism set out in the RBI instruction. This shall not apply to non-whole time director, proprietors, partners, all of the above. ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनके पास एक ऑप्शन होता है कि वो विलफुल डिफॉल्टर की फोटोग्राफ को, है ना, जो बोरोअर है बेसिकली उनकी फोटो को पब्लिश कर सकते हैं. बट क्वेश्चन कह रहा है ये कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी? नॉन होल टाइम डायरेक्टर, proprietor, partner, all of the above.
इट इज नॉट एप्लीकेबल, दिस शैल नॉट अप्लाई टू नॉन होल टाइम डायरेक्टर। तो आपका होल टाइम डायरेक्टर इनके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, सोल प्रोपराइटर, पार्टनर, कंपनी, इन सब के ऊपर एप्लीकेबल है, बट किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? नॉन होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इज इट क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट वन। Which among the following measures the proportion of working people in the total population is high? Because this indicates that more people have the potential to be productive and contribute to the growth of the economy. Human Development Index, Demographic Dividend, Producer Price Index, none of these. ये एक generic question है. Again, this question was asked in 2020. ये सिलेबस में नहीं है, बहुत जेनेरिक क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा इंडेक्स है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन, उसका कितना प्रपोर्शन जो काम कर रहा है वो यंगर जनरेशन को बिलोंग करता है, बिकॉज दैट इंडिकेट्स मोर प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। स्वाति मैम, वेरी गुड। नगुल सर, दीपदास सर, it is demographic dividend. ठीक है, it is called as demographic dividend, जो कि ये मेजर करता है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से वर्किंग पीपल कितना है और वो कितने यंगर जनरेशन को बिलोंग करते हैं, बिकॉज वो प्रोडक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी। मैं टाइम सीरीज का एक क्वेश्चन आज केस स्टडी क्लास में करवाया था। मैंने बोला कि मैं एक और रिवाइज करवा देती हूं आपको, जिससे बिल्कुल डबल श्योर हो जाए कि हाँ 100% मार्क्स आ जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन। चलिए सॉल्व करना शुरू करें। नाउ पहले हम ईयर लिख लेते हैं 1992, 1993, 1994 एंड 1995। ठीक है, यहां पे मीन हो जाएगा 1993, दिस विल बी -2, -1, 0, 1 एंड 2। y कितना हमें दिया हुआ है? 18, 20, 21, 25, 26। ठीक है, नाउ एक्स वाई हो जाएगा हमारा, एक्स वाई हो, एक सेकेंड, एक्स दिया हुआ है, वाई हो गया, एक्स वाई हो गया एंड एक्स स्क्वायर। करेक्ट। इसकी वैल्यू आ रही है 21, दिस इज कमिंग एज 10। दिस इज 110, राइट। तो आपको वैल्यू निकालनी है बी की। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो एक्स वाई हो गया आपका 21, एक्स स्क्वायर हो गया 10, वैल्यू ऑफ बी विल बी 2.1। करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दैट करेक्ट? 2.1 है। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? नाउ सी योर स्पीड। वैल्यू ऑफ ए कितना हो जाएगा? ए इज बेसिकली y, mean of y, average of y, so 110 of y bar divided by 5, that will be 22. Correct?
So calculate the value of a, that a is equal to 22. लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन क्या बन जाएगी? What will be the linear equation that best describes the data? It is y is equal to a plus bx, whereby value of a is 22, value of b is 2.1x. Right? कितना टाइम लगा? 2-3 मिनट. How many PC can be sold in the year 1998? In case you want to save this session, do not forget to click on the like button. Now, कैसे करेंगे? वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए ईयर कौन सा दिया हुआ है? 1998, और एवरेज ईयर हमने क्या निकाला था? 1993. तो x विल बी 5. x की वैल्यू 5 आ रही है, राइट? नाउ पुट दिस इन इक्वेशन. y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स 22 प्लस 2.1 into 5. $32.5. पांच मार्क्स, एक मार्क्स के होते हैं ये सारे क्वेश्चन. सो अगर इसमें 4 क्वेश्चन है, दिस इज अ 4 मार्क्स. दो मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, आपके सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के ही होते हैं. ठीक है, सीआईबी में आपके सारे क्वेश्चन 1 ही मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स का कुछ नहीं होता है. केस स्टडी होता है 5 मार्क्स का, उसमें 5 क्वेश्चन, वो भी 1 मार्क्स का ही होता है ईच क्वेश्चन. राइट? तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस. क्या रहा आपका स्कोर? जल्दी से बताते जाइए. Why everyone is getting different answer? 32.5 ही तो आ रहा है. हाँ, how are you getting 41? That is something I am also asking. This is 10.5. Suraj sir, very good. All the questions were correct. Very nice. Swati ma'am, excellent. I remember you gave the answer also for demographic dividend. Very good. 7 is not bad. 7 is also really, really good. Excellent. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर अड्डा 24. आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है ऑफिसर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब. मैं सुप्रभा, आप लोगों के मेंटर. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल बी. ऑलरेडी आपका मॉड्यूल. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे तो जो सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ वहीं से ये पहला क्वेश्चन. प्रोसेस primarily used to compare similarity between organized or between the organized or even an industry. Job evaluation, job description, job space, or job enrichment. Right answer. Right answer. पहला ऑप्शन है जॉब इवैल्यूएशन, दूसरा है जॉब डिस्क्रिप्शन, तीसरा है जॉब स्पेसिफिकेशन, और तीसरा है यहाँ पे जॉब. टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर.
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये आ रहा है, आप किस में जॉब्स को कंपेयर करते हैं। कई बार होता है हम जॉब्स को कंपेयर करते हैं, कई बार हम एक्सटर्नली, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है जॉब वैल्यूएशन। यहाँ पर आपकी 4 टेक्निक और इंफॉर्मेशन एज रिफर टू द एरा ऑफ डेवलपमेंट, era of development of software, era of use of information for decision making. What can be the right answer? क्या हो सकता है राइट आंसर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है आपका द एरा ऑफ यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर हम एक्चुअली आईटी टेक्निक का करते हैं, क्या करने के लिए, डिसीजन मेकिंग। अगला देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट अचीव्ड बाय मैनी, ऑप्शन है एडेड वर्कलोड, लैक ऑफ सपोर्ट, फैमिली प्रॉब्लम और लैक ऑफ इमोशन। राइट आंसर? राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो है लैक ऑफ इमोशन। नॉर्मली कॉन्सेप्ट है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट, पर्सनल चीज़ें हैं जो हमारी जो भी, वो दोनों हमारी बैलेंस आउट करती है। कहीं भी मतलब ऐसा ना हो कि आपकी प्रोफेशन, आपकी यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस जो, दैट इज एक्चुअली योर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। का मतलब क्या होता है, ये आपकी एक तरीके से मेंटल स्टेट है जो आपको ये बताती है कि यू आर हैप्पी जॉब, ठीक है, तो आप अपनी जॉब से आप कितनी सेटिस्फाइड। नेशनल इकोनॉमिक मैनेजमेंट का लीड हायरार्की,
यहाँ पे आपका जो राइट आंसर दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलरिज्म, रैशनल इकोनॉमिक, सारी आपकी एक ही चीज़ है। इसका मतलब क्या होता है टेलर का या साइंटिफिक का या रैशनल इकोनॉमिक में ये कहा गया है कि एम्प्लॉय जो है ये आप उन्हें प्रॉपर इंसेंटिव दो, प्रॉपर सैलरी दो, तब इकोनॉमिक कंसिडरेशन वो आपके लिए अच्छे से काम करे। और एम्प्लॉय का काम है की सुन, मैनेजमेंट का काम नहीं है वो एम्प्लॉय की क्या कहते हैं टेलरिज्म, साइंटिफिक रेबल हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा, सब एक ही चीज़ है। चाहे एग्जाम में रेबल लास्ट ईयर रेबल हाइपोथेसिस के नाम से आया था, एक बार रैशनल इकोनॉमिक नाम से भी आ चुका है, साइंटिफिक मैनेजमेंट रेबल हाइपोथेसिस इकोनॉमिक, सब एक ही चीज़। यहाँ पर केवल एम्प्लॉय पर ये देखा गया है कि आप इनकी करो और आप उन्हें प्रॉपर सैलरी दो तो वो आपके लिए। अगला देखिए, फाइंड एज दी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग टाइम ऑफ एचआरपी, आरएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और एचआर, राइट आंसर। यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस के बारे में बात हो रही है कि अब क्या कहा जा रहा है, ऑर्गेनाइज लर्निंग टाइम पीरियड टू इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, राइट। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका HRT। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू लर्निंग को इंक्रीज, नॉलेज को करते हैं, राइट, सो दैट हमारा जो जॉब परफॉर्मेंस, द लैंडमार्क्स ऑफ द ऑथर कौन, टेलर का संख्या फिर राइट। यहाँ पर ये बहुत फेमस लैंडमार्क्स 42 और इसके जो लेखक हैं पीटर एब्रिकर, काफी फेमस लैंडमार्क्स ऑफ लेखक है। क्वेश्चन पे आते हैं, अ सेल्समैन इन अ शॉप पुट अ सूट, एक्चुअली थोड़ा सा आपका आउट ऑफ, अगले पे आते हैं, ट्रांजैक्शन एनालिसिस द वे विद एस्पेक्ट इंटरपर्सनल ईगो स्टेट कौन सी है, मिड ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अवेक ड्रीम, पेरेंट चाइल्ड।
यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस में आपके पेरेंट, चाइल्ड और एडल्ट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब है चीज़ों के बीच में जब दो व्यक्ति एक्चुअली आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो एक आदान प्रदान होता है वो होता है ट्रांजैक्शन, राइट? और यहाँ पर वो आदान प्रदान किसका है? ये आदान प्रदान होता है एक्चुअली आपके एक पर्सन के से दूसरे पर्सन के बीच में, ठीक है? और इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि जब भी कोई पर्सन, अब जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं, या तो आपकी जो स्टेट है चाइल्ड वाली होती है, कई बार आपकी स्टेट जो है वो आपकी एडल्ट वाली होती है, कई बार आपकी पेरेंट वाली होती है। मतलब हमारी पर्सनैलिटी में कोई एक स्टेट में हम जरूर, ठीक है? अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन और एक होता है यहाँ पे क्रॉस ट्रांजेक्शन, ठीक है? क्रॉस मतलब जब हम सामने वाले से नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं और वो हमें उल्टा जवाब दे, राइट? बोलते हैं क्रॉस ट्रांजेक्शन। ऐसे में क्या होता है? जो फ्यूचर कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दैट इज यहाँ पर आपको सामने वाले से वही आंसर आप एक्सपेक्ट कर, नॉर्मल आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर चाइल्ड, पेरेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अभी। अगला यहाँ पे द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रेनिंग लर्निंग ऑफ लर्निंग फॉर बट आइडेंटिफाई जॉब, लर्निंग फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिया जॉब, या फिर बेटर आंसर हो। यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पर हम क्या करते हैं? पर्सन, राइट, प्रेजेंट जॉब के लिए तैयार करते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट है वूका सिनेरियो में बात हो रही है पिचक्कर व्हेन इवेंट एंड आउटकम आर अनप्रेडिक्टेबल, cause and effect are not well understood and previous experience not apply to the, आपका पुराना एक्सपीरियंस वो काम में
यहाँ पे आपका राइट आंसर दैट इज राइट। तो जो एस्पायरेंट है जो अभी सीआईबी की तैयारी करे ऑलरेडी अभी खत्म नहीं हुआ, लेट पेमेंट साथ भी हो रहा है, 100 रुपीज़ अभी चार्जेस लगने लगा है एक्स्ट्रा, तो आप अभी अपने यहाँ पे कर, हाँ IIBF की और प्रिपरेशन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर CIB एंड CIB और ये आपका कुछ बैच है, सबसे रिसेंट बैच है जो अभी स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर आपको जाना है बाय नाउ पर और कूपन कोड लगाना है Y6, अप्लाई कर देना है, राइट। द प्राइस इज 55। इसके अलावा आप यहाँ पर अभी क्या कर सकते हैं, अगर आप पुराने बैचेस भी करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको CIB वहाँ पे जाना है और आगे Y6 अप्लाई कर, प्राइस इज और फाइनल